कैसे हैं आप सब। आज हम इकाई चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा जी। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि शास्त्री जी कैसे थे। शास्त्री जी विनम्र और सादगीपूर्ण थे। वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार में ही हुई थी। उनको देखते ही उनके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू से प्रभावित होकर तो सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे, औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। भगवान दास और बापू के प्रभाव के कारण उन्हीं के आदर्शों पे निरंतर चलते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं कि शास्त्री जी को देखते बाइबिल की एक उक्ति मुझे बहुत याद आती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं शास्त्री जी जैसे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। जब वे पढ़ते थे तभी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया था और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे तो उन्होंने स्कूल भी छोड़ दी थी। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा पूरी की। जो बाकी रह गई थी वह शिक्षा उन्होंने पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। शास्त्री जी का मन पढ़ाई के अलावा राजनीति में और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा और काशी विद्यापीठ में जो बाकी रह गई थी वह पढ़ाई भी उन्होंने पूरी कर ली। परिणाम यह हुआ कि वो जो आजादी और सामाजिक कार्यों में लगे रहे, उनका परिणाम क्या आया तो 1926 में वे लोक सेवा मंडल में भी शामिल हो गए और जीवन भर उनके सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार, किसी को छूना मना है, ऐसी सब बातों में के काम में अपने आप को लगाया तो वो अछूतोद्वार कार्यक्रम में भी वह लग गई। यह से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। जैसे गीता का अध्याय कैसा शुरू होता है, वैसे ही शास्त्री जी के जीवन का अध्याय भी यहाँ प्रारंभ हो गया। सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भी भाग ले लिया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। यह से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। 1930 से उनकी जो जेल यात्रा शुरू हुई थी, बार बार वह जेल में जाते, उनको छुड़ाते, फिर बाद में फिर उनको जेल में जाना पड़ता। तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वह 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। उस समय अंग्रेजों का राज चलता था तो अंग्रेजों के कारण वह कुछ भी कार्य देश के लिए करने को चाहे तो अंग्रेज आकर उनको जेल के अंदर रख देते। तो इन 12 वर्षों के दौरान 7 बार जेल गए तो यहीं से अंदाज लगा सकते हैं हम कि देश के प्रति उनकी कितनी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा, सन 1942 में उनकी जो जेल यात्रा हुई थी वह यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। वह आजीवन जन सेवा करते रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और 1938 तक वह उनमें लगे रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। किसानों के प्रति उनका लगाव कुछ ज्यादा ही था। इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली, किसानों के प्रति अधिक लगाव होने के कारण 1936 में उनको किसानों की जो दशा थी उनका अध्ययन करने वाली एक कमेटी थी, उनका अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
और जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया, जिनमें जिम्मेदारी जड़ मूल से नष्ट करना। तो जो भी किसानों की दशा थी उनको जड़ मूल से नष्ट करने का काम वह करते थे, सब काम का समाधान भी कर देते थे। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका के किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। इलाहाबाद की नगरपालिका में किसी न किसी काम में वह लगे रहे। मैं समझता हूँ कि लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट परिचित कराया। किसानों के साथ में ही रहते थे, इसीलिए जो भी किसान की नागरिक की जो भी समस्या थी वो एक बार सुन लेते, उन्हें पता चलता था। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का अनुभव भी उनके साथ जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। राजकारण में वे लगे हुए थे, लेकिन किसानों की या नागरिकों की कोई भी छोटी छोटी बात हो तो वो उसका सॉल्यूशन करने का उनको बहुत अच्छी तरह से आ गया था, परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही शास्त्री जी के जीवन की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। संसदीय यानी कि राजकीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। वह सभी कार्य करते ही गए और बाद में वह प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच गए। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजकीय गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी कहती है कि जो लाल बहादुर जी शास्त्री जी है उनको राजनीति में इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि इन्हीं के मार्गदर्शन के कारण मैं राजनीति में आ सकी और उनको वे अपना गुरु मानती थी। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। अलग अलग पदों पर उनको पद दिया गया। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में भी आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर उन्होंने मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय दक्षता, प्रामाणिकता से उनका प्रमाण दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। कोई भी काम करते, किसी भी काम के पीछे उनको कोई भी प्रकार की लालच नहीं होती थी। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। उन्हें किसी काम के लिए मंत्री बनाया गया हो तो उनको ऐसी किसी बात का अभिमान नहीं था। पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं, बल्कि जनता के सेवक है। वे शासक ही थे, लेकिन वह ऐसा मानते थे कि वे जनता के शासक नहीं, लेकिन बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में भी लोकप्रियता मिली। इनके ऐसे स्वभाव के कारण ही लोग उसे पसंद करते थे। साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम यह आया कि पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। पंडित नेहरू के बाद उन्होंने उनकी पूरी संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो सब उन्होंने निभाई थी 19 महीने तक। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उनमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वो जो काम करते सही तरह से ही करते। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। इन पदों पर रखने के लिए वो अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तो कर्तव्य यानी कि फर्ज, जो निष्ठा होती है वो उनको ज्यादा उन्होंने आगे रखा। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो,
आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए, आप में से हर एक को यह बात सोचनी चाहिए कि आप सबसे पहले आपके देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। हम देश के नागरिक हैं तो संविधान हमें कुछ अधिकार भी देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ भी हो जाता है। हम देश के संविधान में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य है जो हमें निभाने पड़ते हैं, जैसे वोटिंग करना आदि। जिससे समझना चाहिए हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, जो हमें अपने आप कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे हर एक नागरिक को याद रखने की जरूरत है। और शास्त्री जी का पूरा जीवन कर्ममय था। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा 3 बातें याद रखनी है। कोई भी उद्देश्य है, उनके प्रति दृढ़ आस्था रखें, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव रखें और उस कर्म के प्रति अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दें। यही शास्त्री जी के जीवन की महत्वपूर्ण बातें थी। और यह इकाई हमारी यहाँ पूर्ण होती है। तो अगले दिन कलर स्कूल की जो एप्लीकेशन है होमवर्क, उसमें 20 मार्क का पेपर दिया जाएगा, उसमें से आपको पेपर लिखना होगा। थैंक यू।